हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट इकोनॉमिक्स की हम लोग क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास नंबर हम लोगों की क्लास नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को पहले देखिए और इसके बाद हम लोग इसको करेंगे। एमसीक्यू पेपर हैं आप लोगों के, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं हम लोगों के, जिससे एग्जाम की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके आप लोगों की। कि इकोनॉमिक्स के पोर्शन की पूरी इकोनॉमिक्स करेंगे हम लोग, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें चाहे हम लोग मैक्रो की बात करें। हम लोग अब जल्द से जल्द आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी की भी क्लास लाने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को बिजनेस स्टडी की भी क्लास मिलने लगेगी। इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं की जो क्वेश्चन हैं 14 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज करेंगे उनकी हम लोगों की बात करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित हैं। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो साधन की विशेषताएं हैं मतलब कि जो सोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। जो मानव के रिसोर्सेस हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि पहली क्या होती है कि वो आवश्यकता की तुलना में सीमित हैं। जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, डिज़ायर होती हैं, वो मतलब अनलिमिटेड हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं, लेकिन साधन कैसे हैं? सीमित हैं। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, तो बिल्कुल सही बात है कि इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोगों को कोई इशू वाली बात नहीं है। इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग समय के लिए इसलिए नहीं गए। हिंदी और इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ने चलेंगे तो समय ज़्यादा खर्च होगा, और समय हम लोगों को ज़्यादा नहीं खर्च करना है। बस फास्टली हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम लोगों को चाहिए होता है। तो चलिए हम लोग और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है कि इकोनॉमिक्स में भी क्लासीफाई एज। कैसे, मतलब कितने भागों में उसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित के रूप में मतलब कि मिक्स, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो इनमें सभी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। इनमें से सभी जो है, ये सभी की सभी जो है हम लोग उसकी वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हम लोगों की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब हम लोग जब अर्थव्यवस्था में डिटेल में करेंगे तब हम लोग आप इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए? बिल्कुल सही बात है कि अर्थव्यवस्था की जो समस्या, केंद्रीय समस्याएं होती हैं उसमें ये भी आती हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। जो ये भी है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये तीनों और होती हैं, और भी होती हैं समस्याएं, उनको हम लोग डिटेल में और करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एसपी एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। मतलब कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा बोला जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? अधिकाधिक उत्पादन करना, अधिक से अधिक उत्पादन करना,
आर्थिक स्वतंत्रता या फिर मुनाफा कमाना या फिर अधिकतम लोक कल्याण। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका मूल ऑब्जेक्ट मतलब कि मूल बिंदु या फिर मूल ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि क्या होता है। तो मैंने बोला ना समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम लोग हमारे जो हैं पब्लिक के लोग हैं उनका वेलफेयर किया जा सके, लोक कल्याण किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों का, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, कि इन विच इकोनॉमी डिसीजन एज ए टेकन टू बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों का, ये इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कीमत तंत्र की बात की गई है, कीमत प्राइस की बात की गई है, प्राइस मैकेनिज्म की बात की गई है। तो ये कहाँ होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता रहता है। मतलब कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है उसका ढाल किस मतलब कि कैसे किस तरफ गिरता रहता है, मतलब कि बाएं से दाएं गिरता है या फिर दाएं से बाएं गिरता है। तो किस प्रकार का होता है कि इसका जो है ढाल होता है वो किस ओर होता है, ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर होता है। तो 7वें का सही आंसर है हम लोगों का कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब हम लोग करेंगे ना उत्पादन संभावना वक्र को जब हम लोग करेंगे ना तो हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे, और विथ इसके डायग्राम की बात भी हम लोग साथ में करने वाले हैं कि डिटेल में हम लोग जब क्लास करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल में करेंगे। फिलहाल तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम को देखते हुए फिलहाल प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होता है, अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, अक्ष के समानांतर होती है, या फिर अक्ष के लंबवत होती है। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो अक्ष की जो बात की जाती है अक्ष की ओर नतोदर होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स टू द एक्सिस। मतलब इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। जो आर्थिक समस्या दर्शाता है उसे उत्पादन वक्र बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं, उदासीनता वक्र बोलते हैं, या फिर उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। तो उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आर्थिक समस्याएं हम लोगों की दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर मतलब कि ओनरशिप के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मतलब कि ये अर्थव्यवस्था का एक और प्रकार पूछा गया है, और किसके ओनरशिप के आधार पर। तो वो पूछा गया है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी। तो साधनों के स्वामित्व के आधार पर जो है वो इन तीनों की बात की गई है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याएं का ढांचा खड़ा है। मतलब कि किस पर जो है वो आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, असीमित आवश्यकताएं पर, सीमित साधन पर, ए और बी दोनों पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर जो है वो हम लोगों ने अभी कर चुके हैं। हम लोग जस्ट ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में आया था कि जो क्वेश्चन था उसी का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाए कि असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों होंगे हम लोगों की, कि असीमित आवश्यकताएं जो होती हैं और सीमित साधन जो होते हैं उन्हीं पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा जो है खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये बात कैसी है, सही बात है कि साधन सीमित हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। दुर्लभता मतलब कि दुर्लभता का मतलब होता है कि हम लोग जब फंसते हैं दो जगह पर, मतलब कौन सी चूज की जाए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं दुर्लभता। तो इसका राइट आंसर है कि दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती हैं और इनमें से सभी। तो ये सारी की सारी जो हैं ये बातें तीनों की तीनों बातें सही हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। फिर से वही क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं, लेकिन ऑप्शन अलग हैं कि साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास, ये भी बिल्कुल एक समस्या है, और उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये भी हैं कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए। जो सामान हम लोगों ने उत्पादन कर लिया है उसका वितरण कैसे किया जाए। तो ये भी हम लोगों ने अभी समस्याएं जो हैं केंद्रीय समस्याएं में इनको भी पढ़ा है, और ये भी जो हैं ये केंद्रीय समस्याएं होती हैं। हम लोग चैप्टर ही का नाम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और नेक्स्ट में और लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में लिखा हुआ है कि आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तथ्य की समस्या है। जो आर्थिक समस्या होती है वो किस तथ्य की समस्या होती है, चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आर्थिक समस्या मूलतः जो तथ्य होती है, मूलतः के तत्व की समस्या है, तो वो सबसे मेन समस्या जो है वो तथ्य चुनाव की समस्या है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन किए हैं और कम समय में किए हैं। अब हम लोग जब अगली क्लास में करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मांग जो है, डिमांड की बात करते हैं हम लोग, डिमांड के टाइप की बात करते हैं। ये चैप्टर जो है ये बड़ा रहने वाला है। मांग की लॉज की बात की जाती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जाती है। उपभोक्ता जो है हम लोगों का कि बहुत सी चीज़ें हैं, एकाधिकार, मोनोपोली और अल्पाधिकार, इन सब से जो क्वेश्चन हैं वो भर भर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को लिए पूरी अर्थशास्त्र की बात करूंगा। पूरी हम लोग क्लास 12 और क्लास 11 की पूरी अर्थशास्त्र को हम लोग करने वाले हैं पूरे MCQ के साथ। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ST एजुकेशन मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।